नोट्स में से? हाँ सर। ठीक है। असाइनमेंट नंबर कौन सा था? 2, 3 कुछ तो नाम होगा उसका। 3। असाइनमेंट नंबर 3। एक सेकेंड निकाल देता हूँ मैं। सो सर्कुलर मोशन असाइनमेंट नंबर 3 बैंक। अच्छा, 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं? यस सर। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें? 18 है सर। 18। ठीक है, ज्यादा नहीं है। चलिए बोलिए, नंबर बोलते चलिए। असाइनमेंट 3 के डाउट्स बोलते चलिए। क्वेश्चन 2 सर। हाँ सर, क्वेश्चन 2 सर। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और लास्ट 4th पार्ट। हाँ सर, क्वेश्चन 3 का सी पार्ट। क्वेश्चन 3 का सी पार्ट और डी पार्ट भी। 3 का ही ना? यस। हाँ, तो 3 रहने दो ना, अब सी डी सब है तो चलो 3। और 6 और 5th और बस। सर एक क्वेश्चन 18 है। 18। ठीक है, मैं भी। हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, 18। उसके बाद बीच वाले सारे हो गए हैं सर 9 भी है। सर क्वेश्चन 8 भी। क्वेश्चन 8 सर 11 11 18 कुछ ऐड करना है और इसमें? सर 9 सर एक जन 9 9 हो गया। सर किसी ने ठीक है, 4th भी बोला था। सर 4th बोला था किसी ने। 4th 2 3 4 5 6 बच गया 7 एक 8 9 फिर 10 बच गया 11 12 13 14 15 16 17। ये शायद हो गया सबका। हाँ सर सर। लास्ट वाले थोड़ी इजी थे। हाँ सर, लास्ट हाँ में सर, जो एंड ऑनलाइन वाले थे वो easy इजी थे, डायरेक्ट सर। फॉर्मूला था। अच्छा, मैंने बैंकिंग विद फ्रिक्शन पढ़ाया है। हाँ सर। यस सर, लास्ट में। अच्छा, उसके क्वेश्चन कराए हैं 1 या 2? यस सर, एक सर, एक यस करा। सर। एक क्वेश्चन कराया था। हाँ सर सर। एक क्वेश्चन कराया था HCV का। तो एक काम करते हैं, रुको। ठीक है, इसके जो 2-4 डाउट है वो तो ठीक है, मैं कर दूंगा जितने डाउट है लिखा हुआ है। मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन अपने साइड से करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये डाउट उसके बाद बताओ, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर। ठीक है सर। डाउट लिख के रख दिया, करा दूंगा मैं थोड़ा सा कुछ क्योंकि ये डाउट देखने के बाद मुझे लगा कि शायद आगे मैं आज नया कुछ नहीं पढ़ा पाऊँ, तो कम से कम पुराने वाले में से ही कुछ तमीज के क्वेश्चन करा देता हूँ। तमीज के क्वेश्चन मतलब थोड़े काम लायक। एक सेकेंड बस मिल जाएगा। सर्कुलर मोशन। एक ये क्वेश्चन कीजिए। एक ये क्वेश्चन कीजिए।
पिछली बार कराया था क्या? एक बार देख तो लो। नहीं सर। नहीं सर, नहीं कराया। ठीक है, अभी कीजिए। इसको कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ने को एक ही टॉपिक बचा है इसमें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। 2 लेक्चर लगेगा, वो हो जाएगा, बट उससे पहले सब चाहता हूँ मैं स्ट्रांग हो जाए आपका टॉपिक। तो हो गया। वेरी गुड। क्या है आंसर?
सर रेंज है सर g by r अंडर रूट g by r sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, और अपर लिमिट है g by r म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा इन डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा का अंडर रूट। गलत है थोड़ा। सर साइन मेरा एग्जैक्टली अपोजिट आए हैं। देखो सब लोग ध्यान से देखो इसको। ये कुछ ऐसा हो गया कि ये मेरा हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। और ये इसका एक्सिस है। ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। कोई एक पार्टिकल यहाँ पर है, यही कहानी है ना। यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, तो आपसे पूछा है कि इसके एंगुलर स्पीड का रेंज क्या होगा कि ये पार्टिकल स्लिप नहीं करे। यही क्वेश्चन है। यस सर। तो देखो एक तरीका है फंडामेंटली जो करना चाहिए वो ये कि दो कंडीशन ले लेंगे, क्योंकि स्लिप करने के दो चांसेस हैं, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, है ना। तो फर्स्ट केस ले लेंगे कि ये ऊपर नहीं जाए, और सेकेंड केस ले लेंगे कि ये नीचे नहीं आए, और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज थोड़ा सा इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये सॉल्व करके जो हम लोगों ने पहले से स्टैंडर्ड रिजल्ट ले आया है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये वही है। जैसे अगर ये एंगल थीटा है, ये इसका वेट mg हो गया, ये बाउल इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कांटेक्ट वो ये हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा हो गया। तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग विद फ्रिक्शन में जो रिजल्ट आया था, अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टली वही रिजल्ट यूज कर सकते हैं। यस सर। बट डायरेक्टली वो रिजल्ट यूज करने में एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि ये पार्टिकल जिस हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है उस r की वैल्यू कैपिटल R साइन थीटा के बराबर होगी, है ना। हाँ सर। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी रिजल्ट को यूज कर लेंगे और स्मॉल r की जगह कैपिटल R साइन थीटा पुट कर देंगे, तो हमारा काम चलना चाहिए, है ना। यस सर। उस रिजल्ट में मुझे v का रेंज क्या मिला था, बोलो। अंडर रूट GR लोअर लिमिट में क्या मिला था ऊपर, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और नीचे मिला होगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यस इधर भी यही कहानी, GR साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ऐसा था। तो ये अगर v का रेंज है तो v बाई आर इज ओमेगा। तो ओमेगा के रेंज में यहाँ पर 1 अपॉन स्मॉल r होगा, अंडर रूट, यही पूरी कहानी, है ना। यस सर।
स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर साइन थीटा पुट कर देंगे आप, तो फिर ये ओमेगा का रेंज कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर साइन थीटा और रूट के अंदर फिर वही कहानी जो पहले था। पूरा मैं क्यों लिखूं, बाद में लिख दूंगा लास्ट आंसर में। होगा ऐसा, इस कैपिटल आर साइन थीटा को अंदर ले जाओगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना? होगा, बोलो। यस। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/sin थीटा, साइन थीटा को भी चाहे तो अंदर ले जा सकते हैं, बट जैसा मन, 1/sin थीटा रूट के अंदर हो जाएगा अब g/r, इधर मेरा हो गया लोअर लिमिट में था मेरा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो इधर मेरा हो गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इधर हो जाएगा वही कहानी 1/sin थीटा, रूट के अंदर जी आर अब आ जाएगा डिनोमिनेटर में, नीचे वाला टर्म वही रहेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ऊपर वाला टर्म हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। पक्का? तो बट आइडियली एज ए स्टूडेंट मैं तो बोलूंगा कि जैसे डेरिवेशन मैंने किया था वैसे ही केस 1 केस 2 करके करना चाहिए। उससे क्या होगा कि एग्जैक्ट आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, बट मैंने एक बार वो कर दिया है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो तो सीख ही गए, डायरेक्टली रिजल्ट यूज करके भी कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। लिख लिए, आगे बढ़ूं? सर वो लास्ट स्टेटमेंट है। तो साइन थीटा अंदर क्यों नहीं जाएगा? ले जाओ अंदर, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, मतलब ऊपर g/r है तो नीचे फिर रूट r आ जाएगा ना, तो साइन थीटा भी अंदर ऐसे ही जाएगा। क्या बोल रहे हो? सर रेडियस तो r sin थीटा ही है ना सर, तो ऊपर भी r sin थीटा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, ऊपर भी r sin थीटा ही रहेगा, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऊपर भी r sin थीटा ही रहेगा। तो मैंने क्या किया लिखने के क्रम में, अच्छा ये वाला r और ये वाला r सेम है। एक मिनट मैं ऐसा कर देता हूँ, वो स्मॉल कैपिटल का, एक मिनट रुक जाओ, g यहाँ भी r ऐसा लिखेंगे, यहाँ भी g, यहाँ भी r ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब स्मॉल r को कैपिटल R साइन थीटा पुट कर देंगे, तो अच्छा ये साइन थीटा वाला पूरा टर्म अंदर जाएगा ऐसा, इसको तो रहने दीजिए, यहाँ पर ये साइन थीटा नहीं रहेगा, यहाँ पर ये साइन थीटा नहीं रहेगा, तो ये साइन थीटा यहाँ आ जाएगा और ये साइन थीटा भी यहाँ आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। ये आंसर होगा। आगे बढ़ू? यस यस सर, डन।
अब देखो, जिसने भी डाउट में, मुझे क्यों मैं याद आया ये कराने का, इसलिए जिस किसी ने भी आप में से डाउट में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है किसी ने ना? हाँ सर। अब एक बार वो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं हो। हाँ सर, वो ये वाला क्वेश्चन देख के आ गया। हो जाएगा ना? यस सर। वो थीटा खाली थोड़ा 90 माइनस थीटा उसका होगा कि सेमी वर्टिकल एंगल दिया है, तो उतना तो कर ही लोगे, ठीक है? यस सर। आगे बढ़ूं? यस। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करो, ये वाला।
बोलो बेटा, कुछ हुआ किसी का? चलो अच्छे समझते हैं सब लोग। इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, आवाज आ रही है? यस सर। ये एक रिंग है। तुम लोग ये पढ़ चुके होगे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है? बोलो। बोलो, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा? बताओ। बोलो तो सही। टेंशन इन द स्ट्रिंग खूब लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन सब में पढ़े होगे। होता क्या है ये टेंशन? बोलिए। अरे बोल तो सही, डरता क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स कौन सा फोर्स है? पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स है। तो हर पुलिंग फोर्स तो टेंशन नहीं होता है ना। नहीं सर, टेंशन पर तो मतलब केवल पुलिंग फोर्स कह देने से तो काम चलेगा नहीं। स्ट्रिंग में टेंशन क्यों होता है? खैर ठीक है, चलो छोड़ो, देखते हैं, वो बाद में देखेंगे आराम से। Such a way that each part of ring moves with a speed v। मतलब ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा यस है ना? तो उसमें से, उस रिंग में से एक छोटा सा पार्ट मैंने कट किया। मुझे उसका डायनामिक्स बताना है। इसके लिए यहाँ देखने में आपको बड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप इस पूरे जो मैंने पिंक से बनाया है, जो भी कलर है, इस पूरे को जस्ट एक पॉइंट मास समझिए। ठीक है? मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया, इसके लिए वो बड़ा दिख रहा है। क्लियर है? यस Yes. अच्छा, तो इसको अगर एक पॉइंट मास मान लो, ये एंगल बहुत छोटा है, लेट इट बी डी थीटा। तो ये जो कलरफुल दिख रहा है, इसका लेंथ dl कितना हो जाएगा? r इंटू डी थीटा हो जाएगा। यस सर। तो इस dl पार्ट में मास कितना है? तो इसका मास हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ m/l, l मतलब 2πr, इंटू ये वाला लेंथ r d थीटा। यस तो इस छोटे से सेक्शन के मास को हम m/2π d थीटा कह सकते हैं। कह सकते हैं। यस तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये जस्ट एक पॉइंट मास है, जो पॉइंट मास r रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन में है ना? यस सर। Yes. तो इसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। तो जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा अलोंग टेंजेंट होता है यस सर। है ना? तो इस स्ट्रिंग के उस पॉइंट पर मान लो टेंशन T है। एक पॉइंट नहीं, छोटा सा सेक्शन है। अगर एक पॉइंट होता तो ये दोनों टेंशन स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखता, टेंजेंट। दो अलग अलग पॉइंट पर टेंशन है तो थोड़ा टेढ़ा होगा। छोटा सा कोई भी लेंथ लेंगे तो। यस सर। अच्छा, अब ज्योमेट्री से आप देखिए, ये एंगल डी थीटा है, तो
आधा डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2 और ये भी डी थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है। वो डायग्राम में मेरा ठीक नहीं दिख रहा है, ये टेंजेंट है, समझ लीजिए। आई बात समझ में? yes, ये दोनों दो एक्सट्रीम पॉइंट का टेंजेंट है। देखो मैं डायग्राम ठीक करता हूँ, तो कहोगे सर टेंजेंट नहीं है सर, समझ रहा है। इस छोटे से सेक्शन के इस एंड पर टेंशन टी लगा और इस एंड पे उतना ही टेंशन टी लगा। चलो उसको छोड़ दो, यहीं पर देखो। तो ये एंगल डी थीटा बाई 2 होगा Yes, sir. और ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 होगा। तो इस पर टेंशन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा मेरा टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2। ये भी कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई 2। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। देखने में दोनों दूर दूर लग रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा पॉइंट मास के हिसाब से अगर देखें तो वो सेक्शन एक पॉइंट मास है जिसमें फोर्स टुवर्ड सेंटर 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 लग रहा है और ये पॉइंट मास r रेडियस के सर्कल पर v स्पीड से रोटेट कर रहा है। यही कहानी हुई। तो ये अगर कहानी हुई तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 is equal to required centripetal force, that is dm omega square r। हाँ या ना? dm की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो m अपॉन 2 पाई डी थीटा ओमेगा स्क्वायर r। लिमिट में याद होगा मैंने पढ़ाया था, थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू बराबर होती है। yes, sir. तो यहां से टेंशन T की वैल्यू हो गई m अपॉन 2 पाई, ओमेगा को लिख देंगे v बाई आर का स्क्वायर इंटू आर, ऐसा कुछ। तो m अपॉन 2 पाई v स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा कुछ मेरा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको। लिख लिए? यस सर। आगे बढ़ो।
सर Yes, एक sir. मिनट। यस सर डन। सबका हो गया? ठीक, एक और क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन कोशिश करो।
बोलो। बोलो, कुछ तो आइडिया बताओ। चलिए देखिए इधर, सपोज ये रॉड है, ठीक है। रॉड का लेंथ L दे रखा है। यस सर। और ये रॉड इस पॉइंट के अपने एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, यही कहानी है ना। तो इसमें जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं, ये सब पॉइंट मास सर्कुलर मोशन में होगा। यस अलग अलग रेडियस के बट सेम एंगुलर वेलोसिटी के सर्कुलर मोशन में होगा ना, हाँ या ना। यस यस सर। होगा। तो सर्कुलर मोशन का कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लो मैं यहां से x डिस्टेंस पर छोटा सा dx लेंथ का रॉड ले लिया। तो यहां से x डिस्टेंस पर अगर dx थिकनेस का, dx लेंथ का एक रॉड ले लिया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट मास है जो x रेडियस के सर्कुलर पाथ पर ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, हाँ या ना। यस सर। ऐसे ही हर पॉइंट अलग अलग रेडियस से मूव कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट मास को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? बताओ। टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग के अलावा कुछ है नहीं।
दूसरा तो कोई फोर्स है नहीं। ये जो लास्ट एंड पॉइंट है यहाँ पर टेंशन कितना होगा? 0। 0 होगा। आप ही ने बताया टेंशन पुलिंग फोर्स है, तो इस लाइन के आगे कोई मास नहीं है जिसको पुलिंग फोर्स की जरूरत है सर्कुलर मोशन के लिए, तो यहाँ पर टेंशन 0 होगा और यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगा, ये पक्का है। कितना होगा वो तो अभी निकाल लेंगे, बट मैक्सिमम होगा ये पक्का है। यस सर। सर आप ये टेंशन वाला पार्ट और एक बार बता सकते हैं? मैंने बोला टेंशन इन द स्ट्रिंग या रॉड जो भी कह लो, वही एक फोर्स है जो किसी भी पॉइंट मास को सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और ये टेंशन इन द स्ट्रिंग लेफ्ट एंड से राइट एंड तक जाने में विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। द पॉइंट विच इज एट द लेफ्ट मोस्ट पोर्शन, यहाँ पर उसके फर्दर बियॉन्ड कोई मास नहीं है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट न है, तो यहाँ पर टेंशन 0 हो गया। यहाँ पर जो टेंशन होगा वो इससे आगे वाले को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। So in that way tensile will keep on increasing from this particular end to this particular end. Yes sir. So at this particular dx length of rod, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर टेंशन T है, तो यहाँ पर टेंशन T प्लस dt होगा। जैसे जैसे राइट से लेफ्ट जाएंगे टेंशन इंक्रीज होता चला जाएगा। यस सर। तो केवल इतने पार्ट का अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो dt यही नेट सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, t प्लस dt माइनस t। दिस इज इक्वल टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू x, ऐसा होगा। यस सर। dm क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ dx, यही dm होगा। dm का मतलब हुआ है जो ब्लैक से शेडेड पोर्शन है उसमें कितना मास है। तो टोटल लेंथ L है, टोटल मास M है, तो यूनिट लेंथ में M बाई L मास होगा, तो dx लेंथ में इतना मास होगा। यस सर। तो ये मुझे मिल गया फाइनली, dt इज M ओमेगा स्क्वायर अपॉन L x, dx इज dt। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं। दो तरीका है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, जैसे मन वैसे कर सकते हैं। तो अगर हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से करें तो ऐसा लिखेंगे, t इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ऐसा लिखेंगे ना। यस सर। बट अभी मैंने ऊपर बताया x इज इक्वल टू l पर t की वैल्यू 0 है, अपॉन l भी है, यहाँ पर t की वैल्यू 0 है ना। यस सर। तो m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 2l प्लस c, ये 0 हो गया। तो यहाँ से c की वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन 2। अब c का ये वाला वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो मुझे जनरल टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया। सो t इज m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l इंटू एक्स स्क्वायर माइनस m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2। थोड़ा सा इसको और ठीक कर दूं तो m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं t। आया समझ में? यस सर। ये हमारा आंसर होगा।
ये थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बुकलेट के बियॉन्ड, तो मैं सोचा थोड़ा करा देता हूँ, समझ आ गया तो ठीक ही है। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए। यस सर, आया समझ में। तो धीरे धीरे देख रहे हैं जो कैलकुलस आप लोग पढ़े हैं उसका यूज हो रहा है। यस सर। यस सर। हो गया सर, लिख के। नहीं हो सर, गया सबका? आगे नहीं बढ़ूं? सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। थोड़ा एक दो और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े ठीक ठाक हैं कहीं कहीं से, उसके बाद फिर आपके डाउट पे आएंगे। हो सकता है डाउट आपको पूछना भी ना पड़े, आपसे खुद हो जाएगा। आज कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ। एक ये क्वेश्चन कीजिए। सर असाइनमेंट में था। हाँ जरूर होगा, इसलिए मैंने आप लोगों के असाइनमेंट के डाउट्स देखे ना, तभी मैं सोचा कि मैं खुद करा देता हूँ कुछ, ताकि असाइनमेंट थोड़ी देर के बाद आप कहो कि सर अब खुद से हो जाएगा। डन सर।
हो गया? यस सर। क्या आंसर आया बताओ? तो अंडर रूट 4 आर मतलब रूट सर 4 आर स्क्वायर ब्रैकेट में म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें देखो, पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, तो इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होंगे। कहीं भी किसी पॉइंट पे देखें, यहीं पे देख लो, तो एक तो रेडियल एक्सेलरेशन इधर होगा जिसकी वैल्यू होगी v² r के बराबर, है ना? यस सर। ऐसे समझो, ठीक रहेगा। तो एक फोर्स ये होगा जो आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू हो गई mv²/r के बराबर। दूसरा फोर्स होना चाहिए टेंजेंशियल फोर्स भी, नहीं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां से होगा? तो ये दूसरा फोर्स जो होगा वो टेंजेंशियल फोर्स और ये रेडियल फोर्स, तो ये होगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही टोटल फोर्स होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ ये हमारा टोटल फोर्स होना चाहिए। बट इस सब में फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन है? केवल और केवल फ्रिक्शन है, और तो कुछ है नहीं, है ना? इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स इस केस में इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा सच दैट उसका एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे और दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स दे। इतना फ्रिक्शन दे पाया तो ठीक, नहीं तो स्लिप करेगा, है ना? यस सर। तो इस डायग्राम से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स मुझे चाहिए m इंटू अंडर रूट v²/r का होल स्क्वायर प्लस r, अच्छा a ही लिखा हुआ है, प्लस a का स्क्वायर, ऐसा है ना? और हम लोगों को मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू mg से छोटा या बराबर होता है, मालूम है हम लोगों को ना? हाँ सर। सर। यस सर। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं m अंडर रूट v²/r का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg। m गया, v4/r², दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू μ² g² माइनस a² होगा। So v should be less than equal to r² into μ² g² minus a² whole to the power 1/4। तो ये v का मैक्सिमम वैल्यू हुआ। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड जिससे बिना स्लिप किए हुए जा सकता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में विदाउट बैंकिंग, वो ये होगा। चमका कुछ? यही आंसर आया था किसी को? फ्रिक्शन वाला पार्ट समझ Yes, में नहीं yes. आया। फ्रिक्शन मोशन अपोज करेगा ना, तो वो एक्सेलरेशन में हेल्प कैसे होगा? किसने कहा फ्रिक्शन मोशन अपोज करता है? कितना हम लोग अभी तक कर चुके हैं? फ्रिक्शन मोशन को नहीं अपोज करता है कभी भी। फ्रिक्शन रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है।
फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता तो हम लोग चल ही नहीं पाते कभी। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, बताया था मैंने, जो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है ऐसा नहीं है। सर्कुलर मोशन में बैंकिंग में ही देखो 2 केस बताया था, तो एक केस में देखो फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन को सपोर्ट कर रहा था, तो ऐसा ये थॉट प्रोसेस गलत है। फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है ओवरऑल मोशन को। हाँ, रिलेटिव स्लिपिंग को हमेशा अपोज करेगा, ये पक्का है। और फ्रिक्शन का अपना कुछ फिक्स्ड मैक्सिमम वैल्यू होता है, बट फिक्स्ड वैल्यू और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता। जब जिधर जरूरत होती है और जितनी जरूरत होती है अप टू अ सर्टेन वैल्यू उतना एक्ट करता है, उस डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की 2 जरूरत है, एक जरूरत है सेंट्रीपिटल फोर्स देना और दूसरी जरूरत है टेंजेंशियल फोर्स देना। तो ये दोनों जरूरतों को अगर फ्रिक्शन पूरा कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो स्लिप होगा। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। हो गया सबका? यस सर। चलिए अब आपके डाउट पे आते हैं। तो इसमें से एक तो 5th नंबर क्वेश्चन हटाया मैंने डाउट में, और भी कुछ हटाना है क्या? ये वाला भी पूछे थे क्या, जो लास्ट वाला है अभी किया था? हाँ सर 18th वाला सर। 18th वही है। यस 18th भी हो गया। रूप वाला भी था कहीं क्या? दो जो टेंशन वाले 2 क्वेश्चन किए वो भी था क्या कहीं इसमें? नहीं सर वैसा कोई नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके डाउट्स पे आते हैं। सर अभी 8th वाला भी हो जाएगा। 8th में क्या था? ठीक है, अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए सीधे। आ गया ये असाइनमेंट था। डायग्राम इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ही है ना, उसके नीचे? हाँ सर। यस सर। चलो वो भी कॉपी कर लेना पड़ेगा। देखो each tire on a 1350 kg car can support maximum friction force parallel to the road surface of 2500 Newton. This force limit is nearby constant over all possible rectilinear and curvilinear car motion ऐसा वैसा is attained only if the car does not skid, ठीक है, under the maximum braking. Find the total time stopping distance s if brakes are applied at point A. अच्छा, तो point A यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रेक लगाया when the car speed is 25 meter per second and car follow the central line of the road. ठीक है, देखो इधर क्या निकालना है, भूल गया मैं। No stopping distance. स्टॉपिंग डिस्टेंस कहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक लगाया, सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक जब तक कि कर्व शुरू नहीं होता है, यहाँ से यहाँ तक में
ये तो रेक्टिलिनियर सीधा सीधा मोशन हुआ, Yes, sir. Yes, sir. तो इसका कुछ नाम दे दो बी। तो ए टू बी में पहले तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी, यही होगा ना। Yes, sir. ईच टायर of 1350 kg car can support maximum force, ऐसा वैसा। अच्छा, तो सब मिला के दिया हुआ है 2500 न्यूटन, तो मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, कैन सपोर्ट लिखा है ना, नहीं ईच टायर है 2500 टू 4 होगा। Yes, sir. Into 4 होगा। हाँ, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम इतना हो जाएगा, तो 2500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 10 to the power 4। 10⁻⁴ न्यूटन। अच्छा, तो रिटार्डेशन मेरा कितना हो जाएगा, माइनस 10⁻⁴ अपॉन 1350, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. तो इतनी दूर के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है, इनिशियल 25। 25 meter per second. एंड इफ कार अलाउज, अच्छा उसमें 25 था, तो पॉइंट बी पर स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 625। 25। नहीं, मैं एक चीज सोच रहा था इसको कि ओरली बता दूं क्या, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। खैर 2 मिनट, ये जो सीखना है वो सीख लो, फिर एक दूसरा तरीका बताता हूँ। 2 ये हो गया 10⁻⁴ अपॉन 3500 इंटू 10 मीटर हो गया ए से बी तक में, है ना। बोलिए, Yes, sir. तो ये कितना होगा एक बार बताओ तो जरा सा मुझे। तो v का फाइनल वैल्यू 21.83 आता है। वीबी कितना आ रहा है, 21.83। 21.83 मीटर पर सेकेंड कुछ वीबी आया। अब बी के बाद जब तक कि ये इस तरह का सर्कुलर पाथ है, तब तक तो फ्रिक्शन आपको दोनों देगा ना, जैसा अभी किया था हम लोगों ने। हाँ सर, उसका रिजल्टेंट 10,000। हाँ, सेंट्रीपिटल भी देगा और टेंजेंशियल रिटार्डेशन भी देगा। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम का वो कंपोनेंट जो रिटार्डेशन देगा, उससे डिसाइड होगा अब कि ये और फर्दर कितना डिस्टेंस चलेगा। नहीं समझे, अभी तक अपोजिंग फोर्स के कारण जितना रिटार्डेशन था, उसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो रही थी टिल बी। Yes, sir. आफ्टरवर्ड्स ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना होगा, उससे सिर्फ कम होगा। हाँ सर। बट वो निकालने के लिए और तो कोई डेटा है नहीं मेरे पास, वो निकालने के लिए और कोई डेटा है नहीं मेरे पास। चलो एक बात बताऊं, थोड़ा बहुत तो स्कूल में पढ़े होगे ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. यस। Yes, sir. इतना मालूम है, तो शायद मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। एक मिनट देखते हैं, रुको।
क्योंकि ये डेसिमल आ रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है इतना मेहनत करना डोंकी वर्क। इतना मेहनत करना कोई टैलेंट नहीं है। सबको मालूम है ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। यस सर। तो इस ऑल फोर्सेस में हमारा हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कार को ब्रेक लगा दिया तो अब इंजन का कोई काम नहीं है, केवल रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन है जो काम करेगा, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दैट इज हाफ 1350 इंटू 25 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। और वर्क फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा मेरा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 डिग्री, दैट इज माइनस साइन। समझे कैसे? यस सर। और फ्रिक्शन हमारा ईच टायर में 2500, तो 2500 इंटू 4 इंटू s इज इक्वल टू माइनस 625 इंटू 1350 अपॉन 2, ऐसा कुछ। तो यहां से s की वैल्यू मिल गई, देखिए तो सॉरी आया आंसर क्या? सर बट जब वो कर्व्ड रोड पे जाता है तो एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी होगा ना? हाँ, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी होगा और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट, बट क्वेश्चन के लैंग्वेज में एक बार पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज पैरेलल टू द, पढ़ो तो कुछ ऐसा लिखा है ना। ये जीरो गया, तो ये 2.5 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, सो 135 इंटू 2.5 अपॉन 4। देखो तो ऐसा कुछ आंसर आता है? एक बार देखिए तो पीछे से मैच करता है या नहीं। मैं जो कह रहा था वो ये है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि दिस फोर्स लिमिट इज नियरली कांस्टेंट ओवर ऑल पॉसिबल रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर मोशन। ना यहाँ पर, हाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल टू द रोड सरफेस। तो पैरेलल टू द रोड सरफेस जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन ही हुआ ना। परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस आपका होता है रेडियल डायरेक्शन ना, हाँ या ना? यस सर। यानी कि ये जो फ्रिक्शन हमारा है 2500 न्यूटन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करता है, रेडियल में बाकी कितना है क्या है मुझे नहीं पता। जब स्ट्रेट लाइन में है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक्चुअल डायरेक्शन सेम है, जब कर्विलिनियर में है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जैसे जैसे चेंज हुआ फ्रिक्शन फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, उसका बाकी रेडियल कंपोनेंट कितना होगा क्या होगा मुझे नहीं मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में पैरेलल कंपोनेंट के बारे में तो बोल दिया है कि 2500 न्यूटन है। अब कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा बोला है, अदरवाइज म्यू केबल नहीं दे दिया रहता बेटा। अगर म्यू का लिमिट दिया रहता तब तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना नहीं बताया, बट हाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन का मैक्सिमम इतना ये बताया है, समझे? तो ये पीछे से मैच नहीं हो रहा।
क्या आंसर है पीछे? सर वो डिवाइड बाय 47.4 आ रहा है। वो डिवाइड बाय 8 होना चाहिए ना, वो 2 वाला। क्या होना चाहिए? सर मतलब वो 135 into 2.5 डिवाइड बाय 8 होगा ना। अच्छा 4 2 जाए। हाँ वो 2 भूल गए। ओके ओके, एक 2 यहाँ छूट गया क्या? आपको ये शायद 2 है, याद करेगा। 25 4, हाँ एक 2 छूट गया है यहाँ पर, हाँ ऐसा। आता है क्या, देख लो। फिर भी 42.180 आता है, बट हाँ सर 47.4 42 के आसपास ही आ रहा है। और आंसर क्या दिया है? 47.4। 47.4। अच्छा, क्योंकि फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट रेडियल होगा उसका कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा ना। नहीं सर, मैंने रेडियल लेके किया तो मुझे 47.4 आ गया था। रेडियल लेके कैसे, बताओ? नहीं सर, जो आप पहले दिखा रहे थे ना सर, वो पहले वो स्ट्रेट रोड पे गया, उधर इतनी वेलोसिटी थी। अच्छा वो मेहनत वाला काम। हाँ सर, वो वैसे ही किया। यार मेहनत वाला काम करना नहीं चाहता, इससे भी आना चाहिए, बट इसमें गलती कहाँ है? अगर फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट रेडियल होगा भी तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उसका वर्क डन होगा नहीं। नहीं सर, बट फिर पूरा फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना 10,000 का। बट लिखा तो है कि ये फ्रिक्शन का 10,000 वो है जो पैरेलल टू द रोड है। सर इसमें आपने 25 लिया, बट थोड़ा सा वेलोसिटी वो जो A to B डिस्टेंस में भी वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो उससे हाँ, अलग आंसर आएगा। नहीं तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है ना हमसे, तो इसमें सारा डिस्टेंस कवर हो गया। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है तो मेरे हिसाब से इसमें सारे डिस्टेंस कवर हो गए। ओके सर। मतलब इससे क्यों नहीं आएगा, मैं ये, वो मेहनत वाला काम तो ठीक है कर सकते हैं, शुरू भी वैसे ही किया था, लेकिन इससे क्यों नहीं आया? इससे नहीं आया तो कंसेप्चुअली मुझे लगता है उससे भी नहीं आना चाहिए, या मतलब दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। उसमें क्या किया बेटा बता तो? हाँ सर, वो जो बी पॉइंट बना था उस पे वेलोसिटी आ बी गई। पर वेलोसिटी निकाल लिया, 21.8 कुछ तो आपने बताया ऐसा आया था। हाँ सर। हाँ फिर? तो फिर जो ए रेडियल रहेगा वो mv² r हो जाएगा। हाँ तो फिर वो जो रिजल्टेंट जो रहेगा वो 10,000 रहेगा। तो फिर जो टेंजेंशियल लगेगा वो √10,000 माइनस वो ए रेडियल का जो स्क्वायर था फोर्स का। रिजल्टेंट 10,000 रहेगा। हाँ सर, टोटल। फ्रिक्शन फोर्स टोटल, हाँ। हाँ, और जो टेंजेंशियल साइड में लगेगा 1/10,000 माइनस m² v⁴/r² लगेगा। हाँ हाँ, तो फिर इसको एक्सेलरेशन नहीं मतलब नहीं, इसका मतलब हुआ आंसर मिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं हुआ ना, पैरेलल टू द रोड सरफेस का मीनिंग नहीं हुआ। आपने जो 10,000 लिया वो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिया हाँ सर। है ना, तो उसका मतलब है फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिया। मैं ये वाला मेथड इसलिए चूज किया क्योंकि इस मेथड में क्वेश्चन में ही मुझे दिख रहा है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन 10,000 है। क्वेश्चन के लैंग्वेज से तो मुझे यही लग रहा है कि टोटल फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है मुझे नहीं मालूम, बट पैरेलल टू द रोड दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन में इतना है। नहीं तो मेरे से पूछोगे आइडियली अगर एग्जामिनर को वो कहना चाहिए था तो वो फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं देकर म्यू का वैल्यू दे देता। समझे मेरी बात? उस केस में इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता कि ये 2500 नहीं देके म्यू देना चाहिए था। नहीं तो ये 2500 इस बात के लिए दिया है कि पैरेलल टू द रोड 2500 है, बाकी कितना है मुझे नहीं मालूम। और देखिए ना वर्ड भी देखिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन फ्री फोर्स कैन सपोर्ट मैक्सिमम फ्रिक्शन
फ्री वर्ड फिर क्यों है? ठीक है, पता नहीं, आंसर मैच कर लेते हैं। तो आंसर मैच करने के हिसाब से अगर मुझे कहा जाए कैन सपोर्ट मैक्सिमम फ्रिक्शन, फ्री वर्ड को मैं कट कर दूंगा, फोर्स को रहने दूंगा, पैरेलल टू द रोड सरफेस को मैं कट कर दूंगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना, तब वो मेथड लगाएंगे, मेहनत करेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब से चलो जल्दी से उसका मेहनत कर ही देते हैं। अगर आंसर आ रहा है तो मेहनत करके वो भी बता देता हूँ। इस पॉइंट को बी कर दो, इस पॉइंट को ए कर दो। तो यहाँ पर नॉर्मल काइनेमेटिक्स से स्पीड एट बी अभी मैंने निकाला था, कितना आया था बेटा? 21.83 21.8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नाउ ऑनवर्ड्स क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, टेंजेंशियल फोर्स भी होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा। दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज 2500 इंटू 4। तो 2500 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर माइनस mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर प्लस मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज dv बाई dt का होल स्क्वायर। यही होगा ना? ऐसा ऐसा। तो 2500 इंटू 4 हो गया मेरा कितना? 10 रेज टू 4। 10 to 4 तो इसका स्क्वायर, तो इसको मैं लिख दूंगा 10 रेज टू 8। मेहनती काम है इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा। मास है 1350, सो 1350। रेडियस है कितना दिया हुआ? 80 शायद ना, यहाँ पे 80 है सर। 80। तो रेडियस 80, इसका होल स्क्वायर, वैल्यू बाद में देख लेंगे, इंटू वी रेज टू 4 प्लस इसमें भी 3050 का स्क्वायर इंटू dv बाई dt का स्क्वायर। ऐसा मेहनती काम है ये तो भाई साहब, इतना मेहनत कौन करवाएगा? तो यहाँ से dv बाई dt मेरा v का फंक्शन हो जाएगा, फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो वैल्यू भी ऐसा गंदा गंदा है कि कौन करने जाए इसको। 10 रेज टू 8 अपॉन 1350 का स्क्वायर, ये तो सब में हो गया। तो ये हो गया मेरा V4 अपॉन 80 स्क्वायर प्लस, कुछ हद तक ठीक हो रहा है, dv बाई dt का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ। एक और तरीका करते हैं, dv बाई dt क्यों लिखूं मैं? v dv बाई dx भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर, वो कर सकते। तो उससे क्या होगा, v स्क्वायर का टर्म भी जाएगा, थोड़ा ठीक लगेगा मुझे लगता है, और उससे सीधे ds मिल जाएगा। इसको v dv बाई ds कर देता हूँ, तो इसको v dv बाई ds कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेहनत कैसे करें? ये वैल्यू कोई बताओगे? 10 रेज टू 8 अपॉन 3050 का स्क्वायर कितना होगा? फायदा क्या है, फिर यहाँ भी तो 80 का स्क्वायर है। एक मिनट और रुक जाओ। So v dv by ds, this is equal to under root 10 raised to 8 upon 1350 का स्क्वायर, ये माइनस साइन के साथ।
प्लस v रेज टू 4 अपॉन 80s। नहीं सही तो लिखा था, ये प्लस ये माइनस, हाँ उल्टा आ रहा है। ये माइनस होगा अपॉन 80 का स्क्वायर। लेकिन ये इंटीग्रेशन करना बड़ा गंदा काम है। ये v dv by dx यहाँ v रेज टू 4, इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा गंदा काम है। नहीं मुझे नहीं लगता। तुमने कैसे किया? ऐसे ही किया है? नहीं सर, मैंने क्या किया सर, जो mv स्क्वायर बाय r था उसे k ले लिया। बट कांस्टेंट थोड़ी ना होगा, v भी तो चेंज करेगा टाइम के साथ। नहीं सर, k मतलब सर कांस्टेंट नहीं सर, फिर उसको उधर डिफरेंशिएट किया मैंने तो मुझे dk की वैल्यू आ गई, तो मैंने पूरा v का टर्म सब्स्टिट्यूट कर दिया k के टर्म्स में। हाँ मतलब केवल ये छोटा लिखा है यही काम किया है ना, बाकी तो कुछ नहीं है। रुक जाओ, मैं इसका कुछ छोटा मेथड देख के बताऊंगा। टाइम इस पे और ज्यादा नहीं देते हैं क्योंकि ये मैंने मजदूरी वाला काम है। मुझे मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं लगा ये मजदूरी वाला काम। देखते हैं इसका कुछ सिंपल मेथड मिलेगा तो बताता हूँ। नेक्स्ट, तब तक आगे बढ़ते हैं। इसको रहने दो, मैं बता दूंगा। मेरे दिमाग में कुछ इजी मेथड स्ट्राइक करेगा तो मैं बताता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 2। 2 के बाद कौन सा था? 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। A block M moves on a horizontal circle against wall of a cylindrical room. Radius r. The floor of the room on which block move is a smooth, but friction coefficient between wall and block is mu. The block is given an initial speed v naught. As a function of speed v, write normal force, frictional इसका खाली force. सी और डी डाउट है। हाँ कोई भी सब हो जाएगा। तो ये कहानी ऐसा है कि ये आपका एक सिलिंड्रिकल वॉल है और ये सिलिंड्रिकल वॉल का फ्लोर है। तो जो ब्लॉक मूव कर रहा है वो इस फ्लोर से ऐसे चिपका हुआ है और वो इस सर्कल में जा रहा है। तो ये सर्कल, ये वॉल इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन अंदर की ओर लगाएगा, है ना? तो ये Yes. हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये तो वॉल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा ना। यस सर। मतलब ये अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस केस में इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर होगी। और इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा, लेकिन ग्राउंड सरफेस के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है तो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अब एक एक करके। नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, तो ये तो हो गया म्यू mg, सॉरी नॉर्मल फोर्स हो गया मेरा m v स्क्वायर बाय r। एक का आंसर ऐसा है। यस सर। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स बाय द वॉल, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा मेरा म्यू इंटू एन, तो म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये बी का आंसर है। यस सर।
सी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लग रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए n है ना। हाँ सर। तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और ये अपोजिट लगेगा। सो माइनस ऑफ म्यू m v स्क्वायर बाई r डिवाइडेड बाई मास m। तो m गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया माइनस म्यू v स्क्वायर बाई r। ऐसा कुछ आंसर है सी का? यस सर। डी स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। तो स्पीड ऑफ ब्लॉक में इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं v dv by ds लिख सकता हूं। So v dv by dx is minus mu v square by r। तो यहां से ये v गया, तो dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन r ds। ऐसा यस सर। एक रिवॉल्यूशन में इनिशियल स्पीड थी v u, कुछ तो लिखा है ना, कितना क्या लिखा है सिंबल? v या v नॉट, कुछ तो लिखा होगा। वी नॉट। v नॉट है, देखो v नॉट है। सर वी नॉट है। हाँ, तो इनिशियल स्पीड हो गई v नॉट, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस जाएगा 2 पाई r, तो उसके बाद की स्पीड हो गई v। तो ये मेरा हो गया ln ऑफ v अपॉन v नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 पाई r म्यू अपॉन r। ऐसा होगा। तो v इज इक्वल टू v नॉट e रेज टू माइनस 2 म्यू पाई। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर ऐसा ही है। यस। तो ये हो गया आपका डी का आंसर। कॉपी कर लीजिए। थर्ड के बाद कौन था? फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ भी था क्या? नहीं सर, फिफ्थ का आपने बता Yes. दिया। क्या बोल रहे हो बेटा? सर फिफ्थ हुआ, फोर्थ नहीं हुआ। फोर्थ नहीं हुआ। फोर्थ वाले का ही ना अभी बताया मैंने, बैंकिंग ऑफ रूट के जैसा। हाँ सर वही है। उसी का एक पार्ट है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा पूछा है, जो रेंज में मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिलता था उसका आपको मिनिमम पूछा है। और क्या? हाँ सर हो जाएगा फोर्थ वाला भी। अच्छा, तो फोर्थ और फिफ्थ भी हो जाएगा या बताने की जरूरत है? चलो फिफ्थ बता देता हूँ। अच्छा, इसमें सर्कुलर मोशन है ही नहीं, ये तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन कहाँ है इसमें? ठीक है, देखते हैं। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
Calculate the height up to which an insect can crawl up a fixed bowl in the form of hemisphere radius small r. तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सर्कुलर मोशन से इसका लेना देना है, ये फिक्शन की कहानी हो गई। ये मेरा हेमिस्फेरिकल बाउल है और इस हेमिस्फेरिकल बाउल में ये है, मान लो मैक्सिमम यहाँ तक क्रॉल अप करता है, तो इसका मतलब है ये एंगल अगर थीटा है तो ये जो हाइट h मुझे निकालनी है, इस हाइट h की अगर थीटा मिल गया तो h की वैल्यू होगी r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, है ना। तो बस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो इसमें इसका वेट नीचे, नॉर्मल इधर और फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू एन अपोज कर सकता है। तो अच्छा देखो, ये हो गया mg, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया mg का cos थीटा कंपोनेंट और ये हो गया mg का sin थीटा कंपोनेंट। हो गया? यस सर। तो फ्रिक्शन इस mg sin थीटा को अगर अपोज कर पाया तो नीचे नहीं गिरेगा, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। सो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू should be greater equal to mg sin theta, है ना? यस सर। सो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब म्यू एन इज ग्रेटर इक्वल टू mg sin थीटा, n होगा mg cos थीटा के बराबर, तो म्यू mg cos थीटा should be greater equal to mg sin थीटा, मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू tan थीटा। यस। म्यू का वैल्यू शायद 1/√3 दिया है, सो 1/√3 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू tan थीटा। tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री, है ना? हाँ सर। तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल गया 30 डिग्री। हमारा जो h है वो क्या है, r माइनस r cos थीटा है, तो h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो जो cos थीटा जब थीटा मैक्सिमम होगा तो cos थीटा मिनिमम होगा। cos डिक्रीजिंग फंक्शन है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ सर। यस। तो जब थीटा मैक्सिमम होगा तो cos थीटा मिनिमम होगा, और cos थीटा यहाँ माइनस के साथ है, तो जब cos थीटा मिनिमम होगा तो h मैक्सिमम होगा, है ना? यस सर। So h maximum is r into 1 minus cos 30 डिग्री। ऐसा कुछ है आंसर? cos 30 is √3/2। कैसा, ऐसे दिया है या कैसा दिया है? सर वो डेसिमल में आंसर दिया। तो बट यही आता है। यही आता है ना? हाँ सर। तो चलो फिफ्थ भी हुआ। नेक्स्ट कौन सा था? से कॉपी कर लो पहले इसको। फिफ्थ के बाद कौन सा था एक बार खाली देख लूं। तो ये फिफ्थ नंबर था। अच्छा, फोर्थ हो गया, अब सिक्स्थ और नाइन्थ ये सब है, ठीक है। सो कॉपी कर लो, तब तक मैं सिक्स्थ और नाइन्थ पढ़ता हूँ। काम गया। अरे सिक्स्थ इतना बड़ा क्वेश्चन, बट मैं नहीं पढ़ने वाला। कोई छोटा क्वेश्चन।
9th ये भी बड़ा है। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा मैं। मुझे लगा कोई छोटा क्वेश्चन मिलेगा तो फटाक से कर दो, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और सर वो सेकंड क्वेश्चन भी ना? सेकंड क्वेश्चन भी बता दूंगा। हाँ ठीक है, चलिए लिखते जाइए, जिसका हो जाए आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।